क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि आपका जो केस है वो आपकी पत्नी के लगा देने से ही मेंटेनेंस का केस बन जाता है? यानी आपकी पत्नी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ केस लगाना है, उसमें कोई एविडेंस देना या प्रूव करना नहीं है। अल्टीमेटली यानी इस सच को बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है, जो कि असल में सच है कि कानून में बकायदा परिभाषा में कहा गया है कि मेंटेनेंस लेने के लिए एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर आपको ये सच समझा दिया जाता है कि नहीं, वो पत्नी है तो मेंटेनेंस की हकदार है। आज इसी बात को क्लियर करता है आज का ये जजमेंट वाला वीडियो, और इसके अंदर आपकी क्लैरिटी लेवल्स बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। उन लोगों पर विश्वास करना बंद कर देंगे जो इस तरह की झूठी कहावतें आपको सुनाते रहे हैं और आप उस बात पर विश्वास करते रहे। इतना कह देने के बाद भी अगर आप फिर भी ट्राई करने में फेलियर की बात सोचते हैं तो फिर आपको अपने बारे में भी सीरियसली सोचना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ। लीगल ईगल इंडिया चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं। मेंटेनेंस के केसेस इस तरह के केसेस होते हैं जिनके बारे में अक्सर पतियों की राय जो है वो बहुत खराब होती है और उनकी सोच ये होती है कि अगर मैं इस केस में फंसा हूं तो मेरी हार पहले दिन से ही केस लगते ही डे फर्स्ट तैयार हो जाती है। इसके बारे में लीगल ईगल इंडिया चैनल जो है वो इस बात से आपसे सहमति नहीं रखता है। वो पूरी तरह से कानून में विश्वास रखता है और कानून इस बात का कोई स्कोप नहीं देता है। लड़ने वाला क्या आपके साथ उस एंगल को लेके चल रहा है जिसको कानूनी एंगल कहते हैं, या सिर्फ हवाबाई बातों पर आपके ड्राफ्ट और बाकी के सबमिशंस वहां जमा करा रहा है और आपका रिप्रेजेंटेशन भी इसी तरह से दे रहे हैं। सवाल यह भी है कि आप इतनी जानकारी इकट्ठा करना क्यों नहीं चाहते, सिर्फ कहावतों में विश्वास करना चाहते हैं। यही हुआ था फैमिली कोर्ट के अंदर। देखिए, पत्नी ने काफी लंबे टाइम तक अपने पति के साथ सेपरेशन मेंटेन किया। पति जो था वो अपनी पत्नी के लिए एक दो बार प्रयास भी कर बैठा कि भाई आ जाओ वापस, क्यों नाराज हो। पर ऐसी सूरत में पत्नी ने कोई ऐसी स्थिति नहीं दिखाई जिसको कह सकें कि वो मेंटेनेंस की हकदार है, यानी कि वो किसी भी तरह से अपने पति के साथ रहने को तैयार है। जी हां, मैंने पहले कहा मेंटेनेंस की हकदार है, मगर उसका रीजन ये है कि वो अपने पति के साथ रहने को तैयार हो। आपको शायद नहीं पता कि 125 सीआरपीसी या जिसको आज के टाइम में 144 बीएनएसएस कहते हैं, वो पति पत्नी के सेपरेशन को प्रमोट करता ही नहीं है। वो तो ये कहता है कि पत्नी को अगर पति मेंटेनेंस नहीं दे रहा है तो वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में ही रहते हुए, अपने पति के साथ रहते हुए उस मेंटेनेंस की डिमांड करेगी और उस मेंटेनेंस की पूर्ति करेगी। और इसका कॉन्सेप्ट अब आपकी कहावतों ने चेंज कर दिया है, यानी कि ये कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं हुआ है। असल में इसकी प्रैक्टिस के अंदर लोगों ने आपको मिसगाइड करना शुरू कर दिया। अब आगे आते हैं, फैमिली कोर्ट ने भी इस बात को पति को बुलाकर पूछा कि भैया ये जो कह रही है ये सच भी है या गड़बड़ है। पति ने कहा, देखिए साहब, अपनी मर्जी से अलग रह रही है, पिछले कई महीनों से मैं इसके साथ बातचीत में हूं, कोशिश भी की पर इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसने डिनायल ही दिया। तब ऐसी सूरत में मैं क्या कर सकता था, मजबूर था। वो अपनी मर्जी से आना चाहे तो मैं रखने को तैयार भी था, पर वो आने को तैयार नहीं थी। तब पत्नी ने ये केस मेंटेनेंस का फैमिली कोर्ट में डाला था और वहीं पर पति ये जवाब दे रहा था। तब फैमिली कोर्ट को समझाने में पति ये पूरी तरह से सक्षम हुआ और कानून के बारे में भी ये बात बताई गई कि वो मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं है। और इसी आधार पे जो पति के फैक्ट्स है और कानून की जो परिभाषा थी उसको ध्यान में रखते हुए फैमिली कोर्ट ने पत्नी का मेंटेनेंस डिनाई कर दिया। पत्नी को बहुत बुरा लगा, पति को हारेस करने का रीजन नहीं मिला, और दूसरी बात, मैं तो बिल्कुल पत्नी हूं, इसी थॉट से उसने हाई कोर्ट में भी अपील कर दी कि यहां सिंपैथी से मुझे अगर मेंटेनेंस नहीं मिला तो ये सिंपैथी मैं हाई कोर्ट से गेन कर लूंगी। गुजरात हाई कोर्ट में जब ये मैटर गया और बेंच ने जब ये चीज पूरी तरह से सुनी और पति ने भी अपना पक्ष रखा, पत्नी ने भी अपना पक्ष रखा। पत्नी का कहना था कि देखिए साहब, सेपरेट रहने के रीजन से किसी महिला को पत्नी होने से डिनाई नहीं किया जा सकता। पत्नी जो है वो तो मेंटेनेंस की हकदार है, और जब मेंटेनेंस की हकदार है तो उसको किसी भी तरीके से अपने पति को मेंटेनेंस दिलाना जायज तरीका है, क्योंकि उसके अलावा वो मेंटेनेंस लेगी कहां से, उसके पास और भी कोई सोर्स है नहीं। पति ने यहां पर चौंकाने वाले दो और एविडेंसेस क्रिएट किए, यानी कि क्रिएटेड नहीं थे, वो लाकर दिखाए कोर्ट को। यहां पर पहली चीज तो पति बहुत देर से समझा ही रहा था, फैमिली कोर्ट में भी समझा के आया था कि भाई ऐसा है, मेरी बीवी जो है वो किसी भी हालत में मुझसे सेपरेट अपनी मर्जी से रह रही है, मेरी वजह से नहीं रह रही। जिस तरह से वो डिफाइन कर रही है उसके कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस मुझ पे सेट ही नहीं होते हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात उसने हाईकोर्ट को बताई कि साहब ये पिछले कई लंबे टाइम से अडल्ट्री में रह रही,
और अडल्ट्री के सबूत भी उसने वहां पर दिखाए। पर हाई कोर्ट ने अडल्ट्री को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, उसको कंसिडर किया इन्फ्लुएंस के तौर पे। पर मोटी बात उन्होंने कही कि आप जो कानून की बात कर रहे हैं 125 के हिसाब से मेंटेनेंस देना पत्नी का हक पति का बनता है उस सूरत में जब वो एक अच्छी खासी शादीशुदा जिंदगी जी रही हो या फिर पति की क्रूरताओं की वजह से वो सेपरेट होकर चली गई हो। इन्होंने कहानियां तो अच्छी फैब्रिकेट की है पत्नी साइड ने, मगर कहीं भी किसी भी चीज को प्रूव करने की बात पर वो पीछे हट जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कानून यहां पर रीजनिंग ढूंढता है, कानून यहां पर जानकारी चाहता है कि आप सेपरेट हुई कैसे। इस बात पे वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रही, जबकि पति इस बात के लिए पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है कि हाँ मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, क्रूअल्टी मैंने की भी नहीं थी, मैं अपनी पत्नी को लाने की 1000 कोशिशें करता रहा मगर मेरी पत्नी आना नहीं चाहती थी तो मैं जबरदस्ती ला भी नहीं सकता था। और सेपरेशन जो है वो अपनी मर्जी से हुआ है और सेपरेट हुई है तो इसलिए मेंटेनेंस नहीं देना चाहिए। ये पत्नी का जो पति के तरफ से पेशकश थी कि ये सारी सच्चाई है और वो एविडेंटरी है। इस बात को निष्कर्ष पे लाते हुए माननीय हाईकोर्ट ने सीधा सीधा वर्जन रखा कि कानून ऊपर है और कानून में ये बात पूरी तरह से मेंटेनेंस के केस में लागू होती है। इस बात के आधार पर नहीं उठाया जा सकता कि हर पत्नी मेंटेनेंस की हकदार है। इंपॉर्टेंट ये है कौन सी पत्नी मेंटेनेंस की हकदार है, उसकी भी डेफिनेशन यहां पर लागू है और इस डेफिनेशन को अगर बकायदा डिकोड नहीं किया जा सकता इस ऑर्डर में तो फिर रिजल्ट कहीं प्रभावित ना हो जाए। यहीं पर पूरा फेवर जो है पति को मिला, पति सही था अपनी जगह। पत्नी की मेंटेनेंस की एप्लीकेशन पहले फैमिली कोर्ट से खारिज हुई और अब हाई कोर्ट से खारिज हुई। अब इंपॉर्टेंट बात मैं फिर एक और बताता हूं आपको जो इस मेंटेनेंस के केस की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एक जरूरी बात पहले आपसे साझा कर दूं। देखिए दोस्तों, इसी तरह के कानून की परिभाषाओं पर आधारित हमारे बहुत सारे वीडियोस आप देखते रहते हैं और इन्हीं के और भी एनहांसमेंट पर हमारे कोर्सेज चलते हैं जो लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम है, जो जस्टिस दिलाने में आपकी काफी मदद कर सकते हैं। आप अगर यहां तक इस वीडियो को देख चुके हैं और आपको लगता है कि ये सारी चीजें टेक्निकलिटीज और ब्रॉडर एस्पेक्ट पे और प्रैक्टिकल तरीके से अप्लाई करने के लिए हमें कोई ऐसी जानकारी देने वाला व्यक्ति मिले तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर बहुत सारे तरीके से आपके लीगल एनहांसमेंट पे प्रोग्रामिंग पे काम किया जाता है। आपको ज्यादा से ज्यादा जल्दी पुश किया जाता है कि आप झूठे केसेस से बाहर आ सकें। तो अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। देखिए, जजमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो सुन के जाइए। इस जजमेंट में एक जबरदस्त चीज थी, वो ये थी कि यहां पर पति जो थे उन्होंने अडल्ट्री को हाईलाइट किया। आज तक हम जितने भी जजमेंट ज्यादातर देखते हैं उनमें अगर पत्नी बिना किसी कारण के भी रह रही है और पत्नी ने अगर अडल्ट्री को हाईलाइट कर दिया, कोर्ट ने तवज्जो अडल्ट्री को दे दी। पर इस बार कोर्ट ने रियल कानून की परिभाषा जो काफी केसेस में पहले भी देखी जा चुकी है पर उनका नंबर काफी सीमित है और ये उसमें से एक नई परिभाषा को लेके आता है, जबकि यहां पर पत्नी होने के कई रीजंस और भी दिए गए और बकायदा डेफिनेशन ऑफ सेवरल जजमेंट्स वहां शामिल की गई। शामिल होने के बावजूद भी ये बेनिफिट पत्नी को नहीं मिल पाया क्योंकि पत्नी होना काफी नहीं है मेंटेनेंस लेने के लिए। मेंटेनेंस लेने के लिए एविडेंस होना काफी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इसके अंदर कोई डिमोरलाइजेशन नहीं लेके आएगा। अच्छा वो तो अडल्ट्री साबित कर दिया तो इस वजह से मेंटेनेंस नहीं मिला होगा, जी नहीं। हाईलाइटेड फीचर वही है, एविडेंस तो लगेगा भाई मेंटेनेंस लेने के लिए और बिना किसी युक्त कारण के रह रही हो तो फिर रीजनिंग नहीं बनती। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जजमेंट आपको मिल जाएगा। थैंक यू।